उसने बहुत होशमंदी से मेरी सरपरस्ती कबूल करके अपने बारे में फैसला करने का इख्तियार दे दिया था, मगर वो अपने बारे में सुल्तान शाह के तजब्जुब की यानी चाहत थी। उसे किसी बहलावे में उलझाना बहुत मुश्किल था। यह हमारे सामने की बात थी कि सुल्तान शाह ने अपना मामला जलाल की आमद तक मुलतवी किया था। वो आ चुका था। वीरा के लिए मजीद इंतजार मुमकिन नहीं था। मुझे यकीन था कि सबर आजमा इंतजार में उसके आसाब चटक रहे होंगे। उसने जलाल को बराह रास्त अपनी इज्जत पर ले लिया। हम में से किसी के पास वीरा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। सबकी नजरें यकायक सुल्तान शाह के चेहरे पर मरकूज हो गई। उसने मेरी तेज सवालिया निगाहों से बौखलाकर बारी बारी दूसरों की तरफ देखा। सब किसी उम्मीद के सहारे उसकी तरफ देख रहे थे। तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो उसने थूक निकलने की कोशिश करते हुए किसी से मुखातिब हुए बगैर कहा। मैं क्या कह सकता हूँ? मेरी तरफ देखो। जलाल की धीमी मगर बारोब आवाज गूंजी। जानते हो कि जमीन पर मर्द और औरत की तख्लीक क्यों की गई? सुल्तान शाह किसी हमनक की तरह उसका चेहरा तकता रहा। मुझसे कुछ नहीं बोला। इसे उम्मीद नहीं थी कि जलाल बराह रास्त उसे मुखातिब कर बैठेगा, सिर्फ इसलिए कि दोनों एक दूसरे की जरूरत है। जलाल ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। एक दूसरे के बगैर वो अधूरे रहते हैं। तुम जवान और होशमंद हो। तुमने अपने जोरे बाजू से अपने और डैनी के दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। क्या तुम महसूस नहीं करते कि तुमको अपनी औरत की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो? उसने सुल्तान शाह की आंखों में आंखें डाली हुई थी और उसके चेहरे की पल पल बदलती हुई रंगत से उसके दिल का हाल भांप रहा था। लोहा गर्म देखकर उसने फिर चोट लगाई। हमारी तरफ देखो। मैं, जलाल, कमर सब शादीशुदा है। मैं भेरा के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। देहाती माहौल को जानता और समझता हूँ। अगर तुम्हारे बड़ों ने किसी लड़की के बड़ों से कोई वादा नहीं किया, तुम्हारे गांव की कोई लड़की आस लगाए तुम्हारी वापसी का इंतजार नहीं कर रही, तो तुम इसी वक्त हमारी सफ में शामिल हो जाओ। तुम ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? वो फंसी फंसी आवाज में बदिक्कत तमाम बोला। सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। दूसरे फरीक की रजामंदी भी जरूरी है। मैं इस बारे में बारहा सोच चुका हूँ, सोचता हूँ और मेरा दिल डूबने लगता है। इसकी नजरों में सब कुछ हीच है। ये शादी से जिंदगी तक को मजाक समझती है। ये सिर्फ मेरा इकरार सुनना चाहती है ताकि इनकार करके खुश हो सके। मैं एक औरत के सामने ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कुछ पूछना है इसी से पूछो। मेरा क्या है? मुझसे तुम सब जो कहोगे मैं मान लूंगा। हम सब की तेज निगाहों की जद में आकर सुल्तान शाह अपने दिल की बात पहली बार जुबान पर ले आया। इसकी हिचकिचाहट बेसबब नहीं थी। वीरा के मिजाज के तलव्वुन ने उसे अंदर से खौफजदा किया हुआ था। बात टल गई तो वह हकीकत उगलने पर मजबूर हो गया। इब्तदा से इन दोनों के दरमियान कभी कोई संजीदा ताल्लुक इस्तवार नहीं हो सका। वह हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे के साथ नोक चोक करके वक्त गुजारते रहे। इन्हें हर वक्त एक दूसरे की तरफ से अपनी टांग खींचे जाने का धड़का लगा रहता था। ऐसे माहौल में बाहिमी एतमाद का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वीरा फिर भी खुले दिल की मालिक थी। उसने बैंकॉक के श्याम पार्क में मेरे सामने अपने दिल का सारा गुबार उगल कर खुद को अंदर से फूल की तरह हल्का कर लिया। लेकिन सुल्तान शाह ने भूल कर भी किसी से अपने दिल की बात नहीं की। इसकी आखिरी बातें सुनकर मुझे महसूस हो रहा था कि वह हम सब के नरगे में न आया होता तो इस वक्त भी अपने मन की बात जुबान पर न लाता। जलाल से वो वैसे ही मरूब रहता था। इससे बेतकल्लुफाना गुफ्तगू खारिज अज इम्कान थी। दोनों तरफ एक हाल है, मैंने मुसरत अमीर लहजे में कहा। दोनों राजी हैं मगर एक दूसरे के इनकार से खौफजदा थे। शाबाश। जलाल ने उठकर मुरब्बियाना अंदाज में सुल्तान शाह को अपने सीने से लगा लिया। तुमने एक मर्दाना फैसला करके हम सब के दिल जीत लिए। मुझे तुमसे यही तवक्का थी। मुझे फख्र है तुम पर। मैंने कमर से कह दिया था कि यह फैसला तुम्हारे आने पर होगा और हो गया। सुल्तान शाह जज्बात से बोझल आवाज में बोला। जलाल की बाहों से आजाद होती सुल्तान शाह मुझसे लिपट गया। इधर गजाला वीरा को अपने बाजुओं में समेटे खड़ी थी और अव्वल खान बुजुर्गाना अंदाज में वीरा के सर पर हाथ फेर रहा था। एक दूसरे को मुबारकबाद देने का वो सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। ऐसे फैसले कुछ जलाली से होते हैं। रिश्तों के बंधन की बात आते ही जज्बात इतने मुंह जोर हो जाते हैं कि अफ्रीकैन के दिल मोम हो जाते हैं। आंखों में नमी उभर आती है। अल्फाज सीनों में घुटने लगते हैं। बस चेहरों की बशाशत और रौनक खुशी का मजहर होती है। मियाँ बीवी राजी हैं। काजी कहाँ है? मैंने आवाज लगाई। नौ पनाह में इस वक्त ढूंढने से कोई काजी नहीं मिलेगा। जलाल ने फतवा सादिर किया। बात तय हो गई है। ये काम किसी भी वक्त हो जाएगा। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। ये मुकद्दस फरीजा मैं अंजाम दूंगा। अव्वल खान ने मुसरत के साथ अपनी खिदमात पेश कर दी। वीरा सर झुकाए खामोश बैठी थी। शर्म हया से उसका चेहरा किसी बेर बहूटी की तरह गुलनार हो रहा था। मैं हैरान था कि इसमें यकायक क्या तब्दीली आ गई। उसकी मशरकी अदा में तसन्नो का शायबा तक नहीं था। गजाला ने हाथ पकड़कर उसे कुर्सी से उठाया और दरवाजे की तरफ ले उड़ी। अरे कहाँ जा रही हो? निकाह अभी होगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, लड़के के साथ वहीं आ जाए। गजाला शौखी से जवाब देकर कमरे से निकल गई। चार मर्दों में एक दुल्हा था, दूसरा काजी। दुल्हन हौसलामंद थी। इसके लिए किसी वकील की कोई जरूरत नहीं थी।
نکاح کی گواہی کے لیے میں جلال کے ساتھ موجود تھا۔ شرعی طور پر کسی چیز کی کمی نہیں تھی، البتہ شرکاء کی ضیافت کے لیے کچھ میسر نہیں تھا۔ دالوں اور سبزیوں کا کچھ دیر پہلے صفایا ہو چکا تھا۔ فوری طور پر روم سروس سے رابطہ کیا گیا۔ اس وقت ٹھنڈے اور گرم مشروبات کے ساتھ صرف بیکری کی اشیاء دستیاب تھی۔ اول خان نے ایک کیک اور کچھ پیسٹریوں کے ساتھ کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ ویٹرز کو بتا دیا گیا کہ وہ 15 منٹ بعد غزالہ کے کمرے میں سامان پہنچا دیں۔ ہم چاروں غزالہ کے کمرے میں پہنچے تو دستک کے جواب میں ویرا نے دروازہ کھولا اور تیزی سے پلٹ کر کرسی پر جا بیٹھی۔ غزالہ غائب تھی۔ رانا کہاں گئی؟ میں نے متجسس نظروں سے کمرے اور باتھ روم کا جائزہ لیتے پوچھا۔ ابھی آنے کا کہہ کر کہیں چلی گئی، ویرا نے ہولے سے کہا۔ اس کی ساری شوخی اور تراری رخصت ہو چکی تھی۔ ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ یوں بیٹھے بیٹھے بات ان کے نکاح تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت کا اصولی فیصلہ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن سب کچھ خود بخود ہوتا چلا گیا۔ میں نے محض اس خیال سے فوری نکاح کی حمایت کی کہ کسی تکرار کے نتیجے میں ان میں سے کسی کا ارادہ ڈاواڈول نہ ہو جائے۔ ویرا کے لیے وہ پیش رفت حیرت کا سبب رہی ہوگی۔ شاید اس نے محسوس کیا ہو کہ ہم نے ان تینوں کو اسی ارادے سے جلال کے کمرے میں بلایا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، لیکن غزالہ واپس نہیں آئی۔ اس کی طرف سے سب کو تشویش ہو رہی تھی۔ جب ویٹرس کافی نوشی کے لوازم سے لدی ہوئی ٹرالی لے آئی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا کہ غزالہ آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ جھول رہے تھے۔ اس کے وجود کے ساتھ آنے والی مہک سے اندازہ ہو گیا کہ وہ پھول لے کر آئی ہے۔ اس نے کمرے میں آتے ہی ایک تھیلے میں سے بڑا سا ہار نکال کر سلطان شاہ کے گلے میں ڈالا۔ وہ اس کا منہ بولا بھائی تھا۔ کامران کی موت کے بعد وہ اس رشتے کو ترس کر رہ گئی تھی۔ اپنے مرحوم بھائی کی کمی پوری کرنے کے لیے اس نے سلطان شاہ کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ دلہن کی بلائیں لینے کے بعد اس نے گلاب اور موتیا کے پھولوں سے بنے ہوئے چھوٹے ہار ہم تینوں کو بھی پہنا دیے۔ ایک تھیلا خالی ہو گیا۔ دوسرا تھیلا لے کر وہ ویرا کے ساتھ مسیری پر چڑھ گئی۔ ہم چاروں لمبی اور گہری نیند لے چکے تھے، مگر جلال اور اول خان نیند کو ترسے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس مختصر سی تقریب کی تیاریوں میں الجھ کر وہ اپنی تھکن اور نیند کو فراموش کر چکے تھے۔ غزالہ نے کچھ پھول ہوٹل کی فلاور شاپ سے خریدے تھے، باقی کمی اس نے بازار سے پوری کی۔ وہ کمرہ ذرا سی دیر میں خوشبوؤں میں بس گیا۔ وہاں کوئی ناز و نخرے نہیں تھے۔ غزالہ خوشی کے اس موقع پر ویرا کو پھولوں سے لاد دینا چاہتی تھی۔ اس نے بہت پھرتی سے اپنا کام مکمل کر لیا۔ پھولوں کے حالے میں ویرا ہمیشہ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اول خان نے سب کی اجازت سے اپنا اہم کام شروع کر دیا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ فریقین کے ایجاب و قبول کے بعد اس نے نکاح کا خطبہ شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ خوش الحان بھی تھا۔ مبارک سلامت کی دعاؤں کے ساتھ کافی نوشی کا دور شروع ہوا۔ خیال آنے پر سلطان شاہ اور ویرا نے مل کر کیک کاٹا۔ دوسرے کمروں میں مقیم مہمانوں کے خیال سے دھیمی تالیاں بجائی گئیں اور وہ چھوٹی سی تقریب اختتام کو پہنچنے لگی۔ ہم سب مسافر تھے۔ نوم پناہ میں پڑاؤ صرف ایک رات کا تھا۔ رخصتی یا کمرے کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ غزالہ کے شوق نے اسی کمرے کو خوشبو میں نہلا کر حجلہ عروسی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہم چاروں سلطان شاہ اور ویرا کو الوداعی دعائیں دے کر ان کے کمرے سے نکل آئے۔ ویرا نے کسی ہوٹل میں سلطان شاہ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رات گزارنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی۔ اس تجویز پر وہ ہمیشہ بھڑکتی رہی، لیکن اس رات وہ نکاح کے بندھن کی اسیر ہو چکی تھی۔ اس کے پاس انکار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ وہ کوئی احتجاج کیے بغیر سر جھکائے مسحری پر بیٹھی رہی تھی۔ راداری میں جلال اور اول خان ہم سے رخصت ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ہر طرف پھیلے ہوئے خوابناک اور پراسرار سناٹے میں میں غزالہ کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ میری اور غزالہ کی شادی مکاؤ میں ڈان کوانگ فو کے محل میں ہوئی اور وہ دونوں نوم پناہ میں شادی کے بندھن میں جکڑے گئے۔ ہم نے اپنی شب زفاف ڈان کے شیش محل میں منائی۔ وہ کوئن ہوٹل کے ایک کمرے میں خلوت گزین تھے۔ مشرق بعید نے ہم چاروں کی ازدواجی زندگی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مقدرات کا لکھا اٹل ہوتا ہے۔ وہ دونوں امریکہ جیسے ملک میں شیر و شکر ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے نہ ہو سکے۔ نوم پناہ ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ سب کھنچ کر وہاں جمع ہوئے اور ذرا سی دیر میں نوشتہ تقدیر ایک حقیقت بن گیا۔ ہم ڈان کوانگ فو کے شیش محل میں نہیں تھے، لیکن ایک نوبہاتا جوڑے کا پڑوس میسر تھا۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ شب زفاف کی کچھ یادیں تازہ کی، پھر غزالہ تھک ہار کر سو گئی۔ شاید وہ ویرا کے ساتھ رہ کر گہری نیند نہیں لے سکی تھی۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ذہن میں خیالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا تھا۔ ان میں یہ فکر بھی شامل تھی کہ سلطان شاہ اور ویرا اپنی بگڑی ہوئی عادتوں کو ازدواجی ضابطوں میں کیسے ڈھال سکے گے۔ اس سوال کا جواب ان سے اگلی ملاقات ہی پر مل سکتا تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ کسی اور کو اپنی بے خوابی میں شریک کرنا مناسب نہیں تھا۔ واپسی کے انتظام اور سفر کے لیے جلال اور اول خان کا تازہ دم ہونا ضروری تھا۔ مجھے یکا یک چاؤفان کا خیال آ گیا۔ اس سے ڈان کے بارے میں کوئی خیر خبر مل سکتی تھی۔ میرا موبائل فون بدستور بے جان تھا۔
मैंने डायरेक्टरी में बैंकॉक का कोड तलाश करके होटल की लैंडलाइन से चाउफान का मोबाइल फोन नंबर मिलाया तो सुबह के 7 बज रहे थे। तीसरी घंटी पर राब्ता हो गया। मेरी आवाज पहचानते चाउफान तहायुर ज़दा आवाज में बोला, मास्टर क्या तुम अभी तक नोम पेन्हा में रुके हुए हो? मुझे शक हुआ कि हमारे फरार की खबर फैल गई थी। मैंने इश्तबाह आमेज लहजे में पूछा, तुमने कैसे कह दिया कि मैं नोम पेन्हा में हूँ? प्लान यही था और मैंने अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर नंबर देखकर तुम्हारी कॉल सुनी है। नंबरों के बारे में मेरा हफ्जा बहुत अच्छा है। इब्तदाई कोड कंबोडिया और नोम पेन्हा के थे। कहो तो मैं देखकर तुम्हारा फोन नंबर भी बता दूं? बस रहने दो, मैंने हंस के वो बात टाल दी। वहां की क्या खबरें हैं? मास्टर मुझे सच सच बता दो, गैरी कहाँ है? उसने यकायक सवाल कर दिया। मुझसे क्या पूछ रहे हो? वो वहीं डान की पार्टी में था, क्या वो कहीं खो गया? मैंने कदरे बेरुखी से कहा। इसके गैर मुतवक्का मुतालबे ने मुझे परेशान कर दिया था। वो गायब है, उसके सारे साथी परेशान हैं। उसकी तलाश के लिए आज शाम डान को तुम्हारी जरूरत पेश आई तो तुम भी गायब थे। अब तुम्हारा खादिम किसी बेमग़ज़ दीवाने की तरह शहर और इसके मुज़ाफ़ात में तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। क्या तुम्हें गैरी की तलाश नहीं है? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। दोनों में से एक भी मिल जाए तो डान का दिमाग ठंडा हो जाएगा। इस वक्त वो पागल हो रहा है। उसे सदमा है कि उसने तुम्हारे पासपोर्टों पर कब्जा कर लिया था, फिर भी तुम निकल गए। उससे गुस्से में दोनों पासपोर्ट आतिशदान में फेंक दिए। इस तरह मेरा ध्यान भी नहीं था। इसकी जुबान से वो खबर सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ कि पासपोर्टों के जरिए डान के हाथ लगने वाली मेरी अकलौती तस्वीर ज़ाया हो चुकी थी। हमेशा की तरह मैं एक मरतबा फिर एक नाम बनकर रह गया था। मेरी कोई तस्वीर बड़े दुश्मन तक पहुंचने का कोई इम्कान नहीं था। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरी दुआ है कि तुम्हें जल्द तरक्की मिल जाए। मास्टर, तरक्की की बात मत करो। आज वो बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर मुझ पर यूं गुर्रा रहा था कि मेरा दम निकल रहा था। तरक्की तो दूर की बात है, फिलहाल इसका गुस्सा उतरना चाहिए। इसे जरा भी शक हो गया कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो वो लाते मार मार कर मुझे हलाक कर डालेगा। तुम फिक्र न करो, मैंने उसे दिलासा दिया। हमारा मंसूबा बेदाग था। सिसुफून की तरफ आने जाने वालों के जरिए सुबह शाम में ये खबर बैंकॉक में गर्दिश करने लगेगी कि नानफिंग ने फुमफाट के भेजे हुए 4 गैर मुल्कियों को नोम पेन्हा पहुंचाया है। डान का सारा गुस्सा फुमफाट की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तुम साफ बचे रहोगे। हो सकता है कि फुमफाट के फितने से हमेशा के लिए तुम्हारी और ली की जान छूट जाए। शुक्रिया कि तुमने मुझे ये बात याद दिला दी। उसकी आवाज ममनूनियत से लबरेज होगी। ये छुपने वाली खबर नहीं है, जरूर फैलेगी। डान ने मेरे औसान इस तरह खता की है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मेरी मानो तो तुम भी नोम पेन्हा से फौरन निकल जाओ। खबर मिलते ही डान नानफिंग को उठवा लेगा। वो कच्चा आदमी है, जरा सी मार पड़ी तो डान को तुम्हारे होटल तक ले आएगा। तो पकड़े गए तो मुझे बुद्धा भी नहीं बचा सकेगा। इसके खौफ पर मैं दिल ही दिल में हंस कर रह गया। मैंने महज इस संदेशे के सद्देबाब के लिए नानफिंग के बताए हुए किसी होटल में कदम नहीं रखा था। कोई होटल में कयाम की तजवीज़ भी इसी एहतियात की वजह से मुस्तरद की थी। वैसे भी हमें नोम पेन्हा में ज्यादा देर नहीं ठहरना था। कोई गड़बड़ होने से पहले हम वहां से हजारों मील दूर निकल गए होते। चाउफान से कई कारआमद बातें मालूम हो गई। अहम तरीन नुक्ता यह था कि हमें नोम पेन्हा में फौरी तौर पर कोई खतरा दरपेश नहीं था, लेकिन किसी भी वक्त खराबी का आगाज हो सकता था। चाउफान से गुफ्तगू खत्म करने के बाद मैं बिस्तर पर बड़ा करवटें बदलता रहा। 2 सिगरेट फूंक कर भी चैन नहीं आया तो मैंने आवाज बंद करके टेलीविजन ऑन कर दिया ताकि रंगीन और मुतहरक तस्वीरों से ही दिल बहलता रहे। गजाला गधे घोड़े बेच कर सो रही थी। पिछली शाम लंबी नींद लेने के बावजूद इसकी वो मदहोशी जाहिर कर रही थी कि बैंकॉक से नोम पेन्हा तक के तवील सफर ने उसका जोड़ जोड़ हिला दिया था। बिस्तर पर लेटकर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय मैं गुसल खाने में जा घुसा। इरादा यह था कि पूरी तरह तैयार होकर नाश्ता करने के लिए नीचे जाऊंगा और वापसी पर देखूंगा कि बकिया लोगों में से कौन कौन बेदार हो चुका था। मैं कमरे से निकलने वाला था कि अव्वल खान की कॉल आ गई। मैंने पहली घंटी बजती रिसीवर उठाया तो उसकी तहय्युर ज़दा आवाज आई, ओह तो तुम जाग रहे हो? मैं कौसर और समद खान के निकाह के बाद एक पल के लिए भी नहीं सोया। ये मेरी वजाहत पूरी होने से पहले उसने एक हल्का सा कहका लगाकर खुशमिजाजी से मेरी बात उचक ली। ये इन दोनों के जागने की रात थी, तुम क्यों नहीं सो सके? सच पूछो तो मैं अब भी इनके लिए फिक्रमंद हूँ। दोनों तनक मिजाज और मुंह फट हैं। मैंने अपनी तशवीश जाहिर की। इनके दरमियान किसी बात पर ठन गई तो ये जबरदस्ती की शादी कराची पहुंचते पहुंचते खतरात से 2-4 हो जाएगी। ऐसी परेशान कुन बातें ना सोचो। उसने मुझे दिलासा दिया, मेरा बहुत समझदार लड़की है, वो सब कुछ संभाल लेगी। मुझे उसकी सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। तुमने मुझे किन बातों में उलझा लिया? मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि जलाल के कमरे से कोई जवाब नहीं मिल रहा। तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, मैंने कहा। उसने खुले दिल से इजाजत दे दी और मैं उसके कमरे की तरफ हो लिया। रास्ते में मैंने जलाल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और जरा सी देर तक जवाब का इंतजार करता रहा। दूसरी तरफ फैली हुई मुकम्मल खामोशी ने अव्वल खान की दी हुई इत्तला की तस्दीक कर दी। पास से फोन का जवाब मिल रहा था, न दस्तक का। मेरी तरह अव्वल खान भी तैयार था।
वो हमेशा से सैरखेजी का आदी था। मुझे बारहा तजर्बा हो चुका था कि वो रात गए अपने घर लौटने के बावजूद अपने वक्त पर बिस्तर छोड़ देता था। यही हाल जलाल का भी था। वो इन हरामखोर सरकारी अफसरों में से नहीं था जो कौम के सरमाए से भारी तनख्वाहें लेने के बावजूद दिन चढ़े अपने दफ्तरों का रुख करते हैं और बड़ा इनाम कुछ फाइलें इधर उधर करके अपने साथियों और माहतहतों से खुशखपियां करते हैं, फिर कबल अज वक्त अपने आशियानों की तरफ लौट जाते हैं। जलाल को हालात की संगीनी का पूरा इदराक था। वो पाकिस्तान में अपने काम अधूरे छोड़कर हमारे पास दौड़ा चलाया था। सब कुछ बल्कि इससे भी ज्यादा तय हो जाने के बाद इसके दिमाग पर वापसी की धुन सवार हो गई थी। सुल्तान शाह और वीरा की शादी मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। वह ऐसे वक्त ज़हूर में आई जब हम सब ज़हनी तौर पर उलझे हुए थे। मेरी दानिश में वो जलाल की शख्सियत का कमाल था कि वो दोनों कोई पसो पेश किए बगैर यकायक एक दूसरे से ज्यादा रजामंद नजर आने लगे और अव्वल खान ने इस सुनहरी मौका से फायदा उठाकर इन्हें निकाह के मुकद्दस रिश्ते में बांध दिया। मुझे यकीन था कि हर तरफ से आसूदा और मुतमईन होने के बाद जलाल खामोशी से नशिस्तों के हसूल के लिए निकल गया होगा।